वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 13 अप्रैल 2022 है, तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आगे बढ़ने से पहले जानकारी है तेजस 3 जो कि प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है 2022 के लिए। आप इस कोर्स को नो कॉस्ट ईएमआई में ले सकते हैं। जब भी आप ईएमआई लेते हैं तो कोर्स की फीस थोड़ी बढ़ जाती है, बट यहाँ नहीं बढ़ेगी। आप 2 इंस्टॉलमेंट में अपनी फीस पे कर सकते हैं। कोर्स को अवेल करने के लिए आप video.onlyas.in पे जा सकते हैं। जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर यहाँ मेल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पहला आर्टिकल देखते हैं, दैट इज ऑफ स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। एक इंडेक्स है जो राज्यों में एनर्जी और क्लाइमेट को लेकर जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उन्हें ट्रैक करेगा। नीति आयोग ने इस इंडेक्स को लॉन्च किया है। इसे आप शॉर्ट में सेकी बोल सकते हैं, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। ये पहला इंडेक्स है जो राज्यों में और यूटीज में ट्रैक कर रहा है कि क्लाइमेट चेंज को लेकर या फिर एनर्जी सेक्टर में राज्य किस प्रकार से एफर्ट्स लगा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि हम स्टेट्स को रैंक करें उनके एफर्ट्स यानी कि प्रयासों के आधार पर कि वो एनर्जी एक्सेस कैसे इंप्रूव कर रहे हैं, एनर्जी के कंजम्पशन को कैसे इफिशिएंट बनाया जा रहा है, एनर्जी इफिशिएंसी कैसे मेंटेन हो रही है, और हम एनवायरमेंट को बचाने की कोशिश किस प्रकार से कर रहे हैं। फर्दर हमें मदद भी करनी है राज्यों की, ताकि स्टेट लेवल पे हम अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, इफिशिएंट और क्लीन एनर्जी की ओर आगे बढ़ सकें। इसके अलावा हमें एक हेल्दी कंपटीशन को भी इंकरेज करना है राज्यों के बीच में कि वो राज्य तो ज्यादा अच्छा एनर्जी के फील्ड में कर रहा है या क्लाइमेट की फील्ड में कर रहा है, तो हमें भी करना चाहिए। काइंड ऑफ कंपटीशन आएगा जिससे हमें पॉजिटिव आउटकम्स मिलेंगे। टोटल हैं 6 पैरामीटर्स। पहला है डिस्कॉम परफॉर्मेंस, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाली कंपनीज हैं वो कितनी इफिशियंसी से वर्क कर रही हैं। एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी सोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं वो कितने रिलायबल हैं और कितने अफोर्डेबल हैं, बहुत महंगे तो नहीं है। क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स किस प्रकार से राज्य ले रहे हैं। एनर्जी का जो भी यूज हो रहा है वो कितना इफिशियंट है। एनवायरमेंट को हम पोल्यूट तो नहीं कर रहे, नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, और कौन से नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। यहां पर राज्यों को उनके साइज के आधार पे और ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस के बेसिस पे लार्जर स्टेट्स, स्मॉलर स्टेट्स एंड यूटीज में कैटेगराइज करके उनका इवैल्यूएशन किया जाएगा। बड़े राज्यों को छोटे राज्यों के साथ कंपेयर करना भी तो उचित नहीं है ना। बड़े राज्यों में नंबर 1 पे रहा गुजरात, फिर नंबर आया केरला और पंजाब का। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बॉटम में है। स्मॉलर स्टेट्स में गोवा ने टॉप किया है, फिर नंबर त्रिपुरा और मणिपुर का भी आता है। यूटीज में टॉप पर रहा चंडीगढ़, फिर नंबर दिल्ली, दमन एंड दीवन, दादर एंड नगर हवेली का आता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हेलिना के बारे में है। हेलिना ये एक्चुअली में हेलीकॉप्टर वर्जन है नाग मिसाइल्स का, मतलब वो नाग मिसाइल्स जिन्हें हेलीकॉप्टर से फायर किया जा सकता है। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स होती हैं, मतलब हम इनका इस्तेमाल करके दुश्मन के टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अभी हाल ही में हेलिना को सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है पोखरन से। नाग तो फंक्शनल है, हम उसका हेलीकॉप्टर वर्जन तैयार कर रहे हैं। इसे डीआरडीओ ने डेवलप किया है, जो उनका मिसाइल एंड स्ट्रेटेजिक सिस्टम क्लस्टर है डीआरडीओ का, उसी के तहत इसे डेवलप किया गया है। तो हेलिना का मतलब तो आपको क्लियर ही है, मतलब वो नाग मिसाइल्स जिनको हम हेलीकॉप्टर से फायर कर सकते हैं। ये फायर एंड फॉरगेट क्लास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं। फायर करके भूल जाइए, वो अपने टारगेट को हिट करेंगे। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी कि जो ALH हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये 7 किलोमीटर की रेंज को कवर कर सकता है, सभी प्रकार के वेदर में, दिन में, रात में कैपेबल है बैटल टैंक्स को डिफीट करने में। फर्दर ये किसी भी प्रकार के चॉपर से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, चाहे वो आर्मी से एसोसिएटेड हो या एयरफोर्स से। वैसे एयरफोर्स में जिस नाग मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम ध्रुवास्त्र बोलते हैं। ठीक है, जो मिसाइल है वो डायरेक्टली हिट मोड में जाती है और उसके बाद टॉप से अटैच कर देती है जो भी उसका टारगेट है। इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर लगा होता है जो इसे बहुत ज्यादा एडवांस वेपन बना देता है, जो गाइडेड होकर अपने टारगेट को हिट करने की कैपेसिटी रखता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक्सियम 1 मिशन के बारे में है। पहला प्राइवेट मिशन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गया। इसके पहले भी प्राइवेट मिशन गए हैं, लेकिन वो लो अर्थ ऑर्बिट में जाकर यूं चक्कर लगा के वापस आ गए थे। उन्होंने जाके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में खुद को डॉक नहीं किया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। एक्सियम 1 मिशन जो गया है ये पहला प्राइवेट मिशन है जिसने खुद को डॉक किया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ये फर्स्ट ऑल प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है। यूएस बेस्ड कंपनी जो एक्सियम स्पेस है उसने इस मिशन को भेजा है।
मिशन को लॉन्च किया गया नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से, जो कि फ्लोरिडा में लोकेटेड है, और ये स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन एंडेवर के तहत जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको लेकर गया। पर्पस यही है कि एस्ट्रोनॉट्स एक हफ्ते का समय लगभग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे बिताएंगे, जिसके दौरान साइंटिफिक रिसर्च, आउटरीच और कमर्शियल एक्टिविटीज को ध्यान में रखा जाएगा। एक्सियोम स्पेस की बात करें तो ये एक कंपनी है जो बेसिकली फोकस करती है स्पेस ट्रेवल पे, कोशिश करती है कि स्पेस ट्रेवल को कमर्शियली अवेलेबल बनाया जाए, मतलब कोई पैसा देके स्पेस पे जा सके। इसके अलावा ये स्पेस की अंडरस्टैंडिंग को भी इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं कि जब कोई एस्ट्रोनॉट जाता है वहां पे तो ह्यूमन बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो रिसर्चर्स इस संबंध में रिसर्च भी कर पाएंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल टाइम रिलीज स्टडी के बारे में है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी कि सीबीआईसी ने टाइम रिलीज स्टडी को जारी किया है। नाम पर ध्यान दीजिएगा, टाइम और रिलीज मतलब रिलीज होने में कितना समय लग रहा है, इसी की स्टडी है। क्या रिलीज होता है? देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कार्गो शिप्स आते हैं, तो जो कार्गो शिप्स आ चुके हैं उनको क्लियरेंस देने में कितना टाइम लगता है कि अगर इंपोर्ट हुआ है तो वो इंपोर्ट देश में कन्वे हो सके, चला जाए, ट्रांसपोर्ट हो सके, एक्सपोर्ट होना है तो वो एक्सपोर्ट हो जाए। इस प्रोसेस में, क्लियरेंस के प्रोसेस में कितना टाइम लग रहा है, उसे ही कहा जा रहा है या उसे ही एनालाइज किया जा रहा है टाइम रिलीज स्टडी में। इस एक्सरसाइज को, इस बात को संज्ञान में लेकर रखा जाता है कि जो हमारी स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट है कि हम ग्लोबल ट्रेड को इंप्रूव करेंगे, तो अगर हम कार्गो शिप्स को बहुत लंबे समय तक होल्ड करके रखेंगे तो फिर ग्लोबल ट्रेड इंप्रूव कैसे करेगा। इसलिए जरूरी है कि हम परफॉर्मेंस को मेजर करें कि आखिर कार्गो क्लियरेंस प्रोसेस में इंटरनेशनल ट्रेड में कितना टाइम लगता है। जो टाइम WTO ने रिकमेंड कर रखा है या WCO ने यानी कि वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने, क्या हम उसको फॉलो कर पाते हैं? मेथड अडॉप्ट किया जाता है एवरेज कार्गो रिलीज टाइम के लिए कि एक बार जो कार्गो है अगर वो पहुंच गया पोर्ट पे तो फिर कस्टम स्टेशंस उसे कितने टाइम में क्लियर करते हैं एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के लिए। यहां पर पोर्ट्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सी पोर्ट्स, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस यानी कि ACC, इनलैंड कंटेनर डिपोट ICD और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट यानी कि ICP। ये पोर्ट्स मिलकर 80% जो इंपोर्ट डॉक्यूमेंट है उसे हैंडल करते हैं और 70% एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैंडल करते हैं। तो फाइंडिंग्स में क्या निकल के आया है? कार्गो रिलीज टाइम इंप्रूव हुआ है अगर आप पहले से तुलना करेंगे तो। जो ACC है, ACC का मतलब हमने यहां पे डिस्कस किया था, दैट इज एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस, उसमें 16% की इफिशियंसी मिली है, 16% कम टाइम लग रहा है। वहीं ICD और सी पोर्ट में 12% कम टाइम लग रहा है। ICP में भी 2% टाइम कम लगने लगा है। हमने टारगेट्स बनाए थे नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन एक्शन प्लान के तहत 2023 तक हम ICP की कैटेगरी में यानी कि इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पे जो भी क्लियरेंस रिक्वायर्ड होता है उसमें 100% टारगेट अचीव कर लेंगे और बाकी कैटेगरीज में 75% टारगेट अचीव करने की उम्मीद है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल EBCAS प्रोजेक्ट के बारे में है। पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी जो कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के साथ अटैच्ड होती है, उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर चर्चा की। जो BCAS है यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, इसके ऊपर जिम्मेदारी है कि नेशनल एविएशन सिक्योरिटी प्रोग्राम को स्टैब्लिश, डेवलप, इंप्लीमेंट, मेंटेन और रिव्यू करें कि वो बढ़िया से काम कर रहा है कि नहीं, हमारा एविएशन सेक्टर सेफ है या नहीं। ये सिविल एविएशन ऑपरेशंस को अनलॉफुल इंटरफेरेंस से बचाता है, थ्रेट्स को टैकल करता है, सेफ्टी को इंश्योर करता है, रेगुलरिटी और इफिशियंसी भी फ्लाइट्स पर जो होती है उसे भी फोकस करता है। अभी इसे EBCAS में कन्वर्ट कर दिया गया है, मतलब इसे E-गवर्नेंस के अंडर में ला दिया गया है। यहां पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी स्टेक होल्डर्स इस प्रोजेक्ट में इंगेज हो पाएंगे। ये एग्जिस्टिंग प्रोसेस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, ट्रांसपेरेंट और यूजर फ्रेंडली बनाएगा। फर्दर जो सारी प्रक्रिया होगी वो डिजिटल हो जाएगी, फास्ट अप्रूवल्स मिलेंगे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मेगालिथिक स्टोन जार्स के बारे में है जिन्हें आसाम में खोजा गया है। आसाम के दीमा हसौर डिस्ट्रिक्ट में कई सारे मेगालिथिक स्टोन जार यानी कि पत्थर के बर्तन खोजे गए हैं। उम्मीद है इस तरीके से कि इंडिया का जो आसाम का रीजन है वो साउथ ईस्ट एशिया से जुड़ा रहा होगा कल्चरली किसी भी तरीके से। 2nd मिलेनियम BC यानी कि आज से 2200 साल पहले। ये जार कुछ ऐसे दिखते हैं। पत्थरों को बीच में से एक बर्तन नुमा आकृति दे दी जाती है, इसमें वो संभवतः अपनी ग्रेन्स या फिर कोई अन्य सामान स्टोर करके रखा करते होंगे। मेगालिथिक स्टोन जार्स फॉर द फर्स्ट टाइम 1929 में देखे गए थे, जब ब्रिटिश सिविल सर्वेंट जेम्स फिलिप मिल्स और जॉन हेनरी हटर ने इसे खोजा था। उसके बाद दीमा हसौर डिस्ट्रिक्ट में आसाम के 6 साइट्स खोजी गई। काफी लंबे समय तक डिस्कवरी बंद रही। 2014 में अगेन डिस्कवरी को शुरू किया गया। 2016 में हमें 2 नई साइट्स मिली और 2020 में 6 नई साइट्स खोजी गई। जो नुचू बोंगलो है वहां पर हमें 546 स्टोन जार्स मिले हैं। उम्मीद यह की जाती है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा स्टोन जार साइट है। ये स्टोन जार्स
कई सारे तो बिल्कुल लंबे और कुछ सिलेंड्रिकल हैं, एज यू कैन सी दैट इन द इमेज। फर्दर कुछ तो पूरी तरीके से जमीन के ऊपर हैं, कुछ को आधा जमीन में गाड़ा गया है, या फिर हो सकता है समय के साथ मिट्टी से वो कवर हो गए हों। 3 मीटर हाई और 2 मीटर वाइड इस प्रकार के हमें डेकोरेटिव कार्विंग वाले जार भी मिले हैं। स्टडी ये बताती है कि कुछ ऐसे ही सिमिलर जार हमें लाओस और इंडोनेशिया में भी मिले हैं। 2 साइट्स हैं जहां पर सिमिलर जार मिले हैं, तो इससे ऐसा लगता है कि मे बी वो कल्चरली लिंक्ड रहे हों। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में है। गिलगिट बाल्टिस्तान में मैसिव प्रोटेस्ट देखा गया है पाकिस्तान के खिलाफ। वहां के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की अथॉरिटीज जबरदस्ती उनके गांवों की जमीनों को हड़प रहे हैं और वहां के नेचुरल वेल्थ का आवश्यकता से अधिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान की बात करें तो देखिए, यहां पे जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इससे बिल्कुल लगता हुआ ये एक रीजन है गिलगिट बाल्टिस्तान का, जो कि जम्मू एंड कश्मीर इसी का हिस्सा है, जिसे अभी पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। नॉर्थ में ये चाइना से जुड़ता है, फर्दर अफगानिस्तान से जुड़ता है। साउथ ईस्ट में जो हमारा यूटी है वर्तमान का, जम्मू एंड कश्मीर, जो यूटी अभी बनाया गया है, उससे ये कनेक्ट होता है। जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है यहां पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से भी इसकी जुड़ती है, मतलब कश्मीर का वो हिस्सा जिसे पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। इसके पहले जो जम्मू एंड कश्मीर नाम का एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, जिसने भारत के साथ खुद को जोड़ लिया था जब देश आजाद हुआ, ये गिलगिट बाल्टिस्तान का रीजन भी उसी का हिस्सा था। पाकिस्तान ने 4 नवंबर 1947 को इस रीजन पे कब्जा जमा लिया था, जब उनके ट्राइबल मिलिशियाज और उनकी आर्मी ने अटैक किया था जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इस रीजन से होकर पास होता है और पाकिस्तान इसे अपना 5वां प्रोविंस बना रहा है। 4 प्रोविंस वहां पर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध है। इंडिया ने बहुत ही क्लियरली ये बोल के रखा हुआ है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ साथ गिलगिट बाल्टिस्तान भी जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है और इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंडेवर फॉर इंडियन सिटीज इनिशिएटिव के बारे में है। ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ियों की आवाजाही, उसमें हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। इसके लिए मेती ने भी हाल ही में 3 सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस लॉन्च किए हैं। मेती का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये इस इनिशिएटिव का सेकंड फेज है। इसका उद्देश्य यह है कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दें, कोलैबोरेट करें आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईएससी बैंगलोर और सीडैक के साथ। हम एक इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप करें जहां पर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बनाने के लिए। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में बेसिकली हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट सभी को शामिल कर लेते हैं, जहां पे हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं। 3 सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए हैं। पहला है ऑन बोर्ड ड्राइविंग असिस्टेंस एंड वार्निंग सिस्टम और ओडाफ्स। ये आसपास के एरिया को एनालाइज करता है नेविगेशनल सेंसर्स के माध्यम से। इससे ये रोड एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकता है। रडार सेंसर्स इस्तेमाल करती हैं व्हीकल्स इसमें। दूसरा है बस सिग्नल प्रायोरिटी सिस्टम बीएसपीएस। इसमें कंजेशन को ट्रैक कर सकता है, कौन सा रूट जहां पर अगर बस वगैरह जाती है तो फंस जाएगी, निकल नहीं पाएगी, तो उन्हें रूट बताएंगे कि आप इस रूट से जाइए, जिससे बसेस वगैरह का फास्टर मूवमेंट देखा जाएगा। तीसरा है कॉमन स्मार्ट आईओटी कनेक्टेड या कॉस्मिक। ये व्हीकल्स के मूवमेंट को मॉनिटर करेगा, जिससे हम ट्रैकिंग को फैसिलिटेट कर पाएंगे और रोड एक्सीडेंट्स वगैरह को भी ट्रैक करना आसान होगा। रिवीजन करते हैं। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स मध्य प्रदेश ने टॉप किया, गलत है, गुजरात ने टॉप किया है। टाइम रिलीज स्टडी, ये कार्गो क्लियरेंस के प्रोसेस को एसेस करता है, ये तो सही है। मेगालिथिक स्टोन जार केरला में खोजे गए, गलत है, आसाम में। गिलगिट बाल्टिस्तान नॉर्थ में चाइना से और अफगानिस्तान से ये वेस्ट में लिंक होता है, ठीक है, चाइना से नॉर्थ में होता है और कश्मीर से साउथ ईस्ट में, दैट्स ट्रू। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंडेवर फॉर इंडियन सिटीज इनिशिएटिव, ये फॉल्स है, बिकॉज ये मेती में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में नहीं, ठीक है। अगर मैंने वहां पर अफगानिस्तान को नॉर्थ में बता दिया था तो आप उसे वेस्ट में कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सो दैट्स ट्रू। तो आज का सेशन यहां पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।